नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ अप्रैल 2025 का यूएस एम्बेसी अपडेट लेके। दोस्तों आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो आया है यूएस एम्बेसी से। और दोस्तों इस वीडियो में मैं सिर्फ यूएस एम्बेसी का अपडेट शेयर नहीं करूँगा, मैं अपना ओपिनियन भी और मेरा एक्सपीरियंस भी जो जो काम चल रहा है अभी, जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे भी क्या चेंजेस हुआ है, क्या चेंजेस होने वाला है वो भी शेयर करूँगा। दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से सुनिए ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सिर्फ यूएस एम्बेसी से ऑफिशियल अपडेट नहीं, रियल सिनारियो जो रियल ग्राउंड में जो सिचुएशन है प्रैक्टिकली वो भी आपको पता चले। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो यूएस एम्बेसी अपडेट 2024 अप्रैल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो यूएस एम्बेसी अपडेट अप्रैल 2025 का है। दोस्तों सबसे पहला अपडेट है दोस्तों अपॉइंटमेंट्स के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, स्लॉट्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देखते हैं सिर्फ मेनली फॉर अपॉइंटमेंट्स और अप्रूवल्स के लिए, तो इसी पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों आज के दिन पे अगर देखा जाए तो अपॉइंटमेंट्स ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स मिल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा है कि आपको धड़ाधड़ बल्क अपॉइंटमेंट ओपन हो रहा है, नहीं, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप खुद जाके ट्राई करेंगे तो आपको यूजुअली मिलेगा दिस ईयर एंड इस ईयर एंड का स्लॉट मिल सकता है या फिर जनवरी 2026 का भी मिल सकता है। पहले नहीं मिल रहा था, 2 साल के बाद का मिल रहा था, अभी इस साल के अंदर अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों बहुत सारे लोग हमारे पास भी आए और हमने भी हेल्प किया कि अपॉइंटमेंट उनको सीख करने के लिए, उनको अपॉइंटमेंट भी मिला है। सिर्फ सिंगल का अपॉइंटमेंट नहीं दोस्तों, यानी कि क्या बोलते हैं वो ग्रुप अपॉइंटमेंट्स भी मिला है, 2 लोग का, 3 लोग का। तो मैंने कुछ वीडियोस भी डाला हूँ शेयर करके उनका एक्सपीरियंस, और मैंने आपको प्रूफ भी बताया है। और भी कुछ है जो जिनको अपॉइंटमेंट मिला है और मैं नहीं बताया, टाइम मिला तो वीडियो बना के डालूंगा। हाँ, कुछ अपॉइंटमेंट जो है बहुत बड़ी मुश्किल से है लेकिन मिला है दोस्तों, यानी कि किसी को डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट चाहिए। एग्जाम्पल आप दिल्ली में है, हमारा मानना, मेरा एडवाइस है कि भाई आप जाके अप्लाई कीजिए, आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, इंडिया में कहीं भी ट्राई कीजिए, आसान से मिल सकता है। लेकिन कुछ लोगों को ड्यू टू वेरियस रीजन वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनको दिल्ली में ही चाहिए एग्जाम्पल, तो वो भी मिला है। यानी कि इसका मतलब है कि अपॉइंटमेंट धीरे धीरे इम्प्रूव होना शुरू हुए हैं। देखिए दोस्तों जो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहे थे उसका और एक कारण है दोस्तों, ओवरऑल कारण तो आपको मैं बता दिया हूँ, सबको पता है, न्यूज़ में भी आया है और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया है। एक इम्पोर्टेंट कारण है कि जो नया गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा सा वीज़ा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी कम हुए हैं, स्पेशली B1 B2 जो टूरिज्म का है, बाकी के तो हो ही रहे, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें ज़्यादा अपॉइंटमेंट नहीं है, ज़्यादा अप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है तो डिमांड भी कम हो रहा है। अब डिमांड कम है तो अपॉइंटमेंट भी रिलीज नहीं करेंगे, वो एक कारण है। अभी धीरे धीरे, जैसे मैं पिछली वीडियो में कहा था, ये थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम टू ग्रेजुअली इम्प्रूव। धीरे धीरे वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। हाँ, आगे जाके हो सकता है कि पूरा इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज हो, तब आपको धड़ाधड़ अपॉइंटमेंट मिले, बल्क अपॉइंटमेंट देखने के लिए मिले, या फिर आपका अप्रूवल भी बहुत सारे अप्रूव हो, जैसे पिछले साल हुआ करता था अंटिल लास्ट ईयर। लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो अभी जो धीरे धीरे जो लोगों के दिल में जो डर था धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि देखिए डर किसको होता है, जो गलत काम करते हैं, राइट, उनको डर होगा। जो गलत काम करने वाले को डर है वो अप्लाई नहीं करेंगे, जो सही काम करने वाले हैं, जो जेन्युइनली अप्लाई करते हैं B1 B2 वीजा, उनके मन में जो डर था अभी तो धीरे धीरे निकल रहा है। मैं मोटिवेट करता हूँ उनको, अगर आप जेन्युइनली अप्लाई कर रहे हैं तो कोई डरने की बात नहीं। तो डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगा वैसे वैसे अपॉइंटमेंट्स भी बढ़ेंगे और आपको सबको भी मिलेगा। और अगला पॉइंट में जाने के पहले दोस्तों, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए आपके अपॉइंटमेंट्स, अर्ली अपॉइंटमेंट बुक करने में, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू हेल्प करेंगे कि आपका अर्ली अपॉइंटमेंट मिले। लेकिन वही रहेगा कि अगर आप फ्लेक्सिबल है, कहीं पे ट्रैवल करने के लिए आसान से मिल सकता है अपॉइंटमेंट्स। अगर आपको एक ही लोकेशन पे चाहिए, मुश्किल है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन मिल जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा भी, सर आप अपॉइंटमेंट्स कैसे लेना है, हमको तो नहीं मिलता है। तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ भी करने से भी आपको ऐसे दूसरे तरीके से नहीं मिलेगा। एक ही सिस्टम में आपको जेन्युइनली लॉगिन करके कंटिन्यूसली ट्राई करते रहना पड़ेगा। ये भी ध्यान रखना कि लगातार आप चेंज करते रहोगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है 1-2 दिन के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिए, गैप दे, हर बार चेंज करेंगे, चेक करेंगे तो गैप दे कुछ घंटों का, उसके बाद ही करें। मैं तो वही बोलूँगा कि 2 या 3 बार ही ट्राई करें पर डे, ज़्यादा मत करें। अब किस टाइम पे करें, कब करें, देखिए दोस्तों कहीं पे भी लिखा नहीं कि इस टाइम पे अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं या फिर इस दिन को होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं देखा हूँ कि ऐसा नहीं कि महीने में 1 बार 2 बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, डेली हो रहा है, रेगुलरली हो रहा है अपॉइंटमेंट, धीरे धीरे थोड़े थोड़े होते हैं। कब होता है किसी को पता नहीं, लेकिन जो हमने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, लोगों से सुना है, जो हम हेल्प करते हैं बुक करने के लिए, जो किया है, तो हमने देखा है कि ये मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादातर मिलने का चांसेस ज़्यादा है। इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ, IST
IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन टाइम मॉर्निंग में आसान नहीं बोलेगा, मिलने का चांसेस ज़्यादा है, स्लॉट देखने के लिए मिलते हैं। और वीकेंड्स में ज़्यादातर मिलते हैं। अब वीकेंड्स में क्यों मिलते हैं सैटरडे संडे, मुझे पता नहीं है। हो सकता है कि वो वीकेंड्स में अप्लाई कर रहे हैं, या फिर लाइक हो सकता है कि मिड ऑफ द वीक करें, लेकिन इनके फ्राइडे सैटरडे में ज़्यादा करें। आई रियली डोंट नो, लेकिन वीकेंड्स में थोड़ा सा स्लॉट देखने के लिए मिलता है। हाँ, वीकडेज भी मिलता है। ये मत करना कि अब वीकडेज छोड़ के एकदम वीकेंड्स में ट्राई करना, ट्राई कीजिए, लेकिन वीकडेज में थोड़ा सा ज़्यादा ट्राई कीजिए, मिल भी सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं अप्रूवल का दोस्तों, क्योंकि अब ये भी क्वेश्चन है कि भाई स्लॉट तो अपने पास है, यानी कि दो चीज़ है। एक तो लास्ट ईयर जिन्होंने अप्लाई किया था, जिन्होंने भी इस साल का जो स्लॉट लिया था 2025 का, मतलब 2024 में अप्लाई किए और अपॉइंटमेंट मिला 2025 का, अब उनको इंटरव्यू जाना है, राइट। अप्रूवल क्या चांसेस है, हो रहा है नहीं हो रहा है। आधे लोगों को तो मन में हुआ है कि भाई आप B1 B2 वीजा अप्लाई मत कीजिए, सबको नया पॉलिसी आया है, सबका सब रिजेक्ट हो रहा है, कोई भी अप्रूव नहीं हो रहा है, वही लोगों का मानना है। वो गलत धारणा है दोस्तों। मुझे पता है कि हर रोज बहुत सारे वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। हमारे पास जो ये चैनल मेंबर है, हमारे चैनल पे बहुत सारे लोगों का वीज़ा भी अप्रूव है। अब अप्रूवल क्या है, देखिए आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने लास्ट ईयर अप्लाई किया है, अब अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे, मतलब इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अभी हो ये अप्रैल है, राइट, अप्रैल में जाएंगे या फिर मई में जून में कभी भी जाएंगे, या फिर इसी साल आपने किया है, लास्ट मंथ किया है, अपॉइंटमेंट मिल रहा है, जाएंगे, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट जेन्युइन है, अगर आप B1 B2 वीज़ा का गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, उसी हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, करेक्ट कैटेगरी में आप अप्लाई करेंगे, तो आपका वीज़ा 100% अप्रूव हो जाएगा। कंडीशन भी है कि आपका प्रोफाइल अच्छा हो और आपके होम टाइस अच्छा हो, और आप जो भी है आपका होम टाइस है, प्रोफाइल है, जो जॉब करते हैं, और जो पर्पस ऑफ विजिट है उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाए US एम्बेसी में ऑफिसर को, कंसुलेट ऑफिसर को, तो आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, यानी कि आपका पर्पस ऑफ विजिट ही गलत है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका प्रोफाइल ही बहुत वीक है, तो रिजेक्ट हो जाएगा। आपका ना काम है ना बिजनेस है, कुछ भी नहीं कर रहे, बस घर में बैठे हैं, बस ऐसा यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आपको US घूमना है, तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इलॉजिकल है। और जो पर्पस ऑफ विजिट जो बोल रहे हैं, उसका कोई क्या बोलते हैं, हाथ पैर नहीं है, मतलब ऐसे कुछ घूमने के लिए कहाँ जाना है, US जाना है, क्यों जाना है, घूमने के लिए, कहाँ घूमना है पता नहीं है, मतलब ऐसा भी रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आज के दिन में जो भी अप्रूव हो रहा है, क्योंकि देखिए B1 B2 वीजा के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं बना कि इनको सबको रिजेक्ट करो, ऐसा नहीं है। नया गवर्नमेंट आने के बाद ये इलीगल इमिग्रेशन जो है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। वो कंट्रोल आने के लिए थोड़ा सा चेंजेस भी किए हैं यहाँ वहाँ। हाँ, ऑफिशियली B1 B2 वीजा को चेंज नहीं किए, लेकिन जो इम्पैक्ट है, जो चेंजेस का इम्पैक्ट है, B1 B2 वीजा में भी पड़ रहा है। क्या हो रहा है उस वजह से, अभी जो B1 B2 वीजा का इंटरव्यू है प्रोसेस, और इंटरव्यू जो है कंसुलेट में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है। मतलब मान लीजिए कि पहले 4-5 क्वेश्चन पूछते थे, अभी 5-6 क्वेश्चन पूछेंगे। अब पर्पस ऑफ विजिट थोड़ा सा जज कहते थे, अब ज़्यादा जज करेंगे, ज़्यादा वैलिडेट करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा कन्विंस करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए क्या है, देखिए पहले क्या होता था, कोई भी आता था, मेरे को फलाना से मिलना है, कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, किसी एग्जीबिशन में जाना है, बस घूमना है, ज़्यादातर लोगों को वीज़ा मिल जाता था अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो। अभी क्या है कि भले आपका प्रोफाइल अच्छा है, भले आपका होम टाइस अच्छा है, और बोलते हैं कि मेरे को सिर्फ जाना है US घूमने के लिए, तो इतना आसान से नहीं मिलता। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, डीप डाइव करते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा जज करेंगे। यानी कि अगर आपका स्पेसिफिक पर्पस है US जाने का, अप्रूवल चांसेस ज़्यादा है। आपका कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, बस ऐसे ही जाना है, तो आपका वीज़ा अप्रूव होना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है। अगर आप US जाना चाहते हैं किसी मीटिंग्स के लिए, इंडियन कंपनी आपको भेज रहा है किसी क्लाइंट के पास या फिर अपने ही कंपनी में मीटिंग के लिए, तो आपका स्पेसिफिक पर्पस बन गया, आपका वीज़ा अप्रूव होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपका कंपनी भेजता है किसी कॉन्फ्रेंस में, आपका वीज़ा अप्रूवल चांसेस बढ़ जाता है। या आप अपने पर्सनल कैपेसिटी से जा रहे हैं US में, कोई यानी कि कॉन्फ्रेंस है, कोई ऐसा डेलीगेशन है, कोई ऐसा मीटिंग है जो आपके करियर के लिए, आपके कामकाज के लिए, या फिर आपके एजुकेशन के लिए, या फिर आपके करियर के लिए इम्प्रूव करेगा, या फिर आपके बिजनेस के लिए हेल्प हो सकता है, वो भी स्पेसिफिक पर्पस होगा, और आपको ठीक तरह से प्रेजेंट करना पड़ेगा, अप्रूव होने का चांस ज़्यादा है, राइट। अगर आप किसी से मिलने के लिए जा रहे हो, यानी कि अपना ब्लड रिलेटिव, अपने बच्चों से मिलने के लिए जा रहे हैं, या फिर जो ओन ब्रदर है, सिबलिंग्स, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी अप्रूव होने के चांसेस बहुत हाई है।
ये है स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, किसी मेडिकल इमरजेंसी हो गया, ऐसे स्पेसिफिक पर्पस। अब जनरल पर्पस के लिए आते हैं जहाँ पे अप्रूवल चांसेस बहुत कम है। आप बोलते हो कि मैं जा रहा हूँ किसी दोस्त से मिलने के लिए, चांसेस बहुत कम है दोस्तों। भले अभी पहले क्या होता था, 10 में से 5-6 यानी कि 50% अप्रूव होते थे दोस्त से मिलने का। अभी 2 या 3%, 2 नहीं 20 या 30% ही अप्रूव होता है। दोस्त क्या है, कैसा है, मतलब वो वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे वो लोग, दोस्त का वो स्पेसिफिक नहीं माना जाता। मतलब बहुत ही मुश्किल है, नहीं कि पॉलिसी नहीं बोलता कि नहीं देना है दोस्त के लिए, पॉलिसी बोलता है कि आप जा सकते हैं, जेन्युइन रीजन है, मिल के आ सकते हैं। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, दोस्त से मिलने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। अब कुछ लोग जाते हैं, मेरा कजन का ब्रदर है, कजन वजन जो भी कजन के दूर का रिश्तेदार को मिलने के लिए जाना है, वहाँ पे भी चांसेस बहुत कम है। मैं नहीं देखा कि आज के दिन पे अप्रूवल बहुत ही कम हो रहे हैं, ज़्यादातर रिजेक्ट हो रहे हैं उनके, ठीक है। और कोई जाता है कि मेरे मौसी का जो है उनका शादी है या फिर कज़न का शादी है, वहाँ पे भी चांसेस कम हो रहे हैं। हाँ, लेकिन ये देखा हूँ कि क्लोज रिलेटिव्स हैं और उनके घर में कोई शादी वादी है, सेरेमनी है, जो भी है, अप्रूवल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अप्रूवल हो रहा है, लेकिन चांसेस कम है कंपेरेटिवली। जो सगे बच्चों से मिलने के लिए जा रहे हैं, सगे भाई बहन से मिलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। मैं बोलूँगा कि 80-90% है। आप किसी की शादी पे जा रहे हैं, रिलेटिव की शादी पे जा रहे हैं, रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहे हैं, दूर के रिलेटिव बोल रहा हूँ, चांसेस बोलूँगा 40-50% ही बोलूँगा, राइट। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस मीटिंग्स के लिए वगैरह वगैरह जा रहे हैं, वहाँ पे भी बोलूँगा 70-80% चांस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़्यादा मैं मेजॉरिटी चांसेस किस में देखा हूँ, जो पेरेंट्स जा रहे हैं अपने बच्चों से मिलने के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मेजॉरिटी लोगों का अप्रूव हो गया है, राइट। अब आते हैं कि घूमने के लिए, बहुत सारे लोग जाते हैं कि घूमने के लिए जाना है, वहाँ पे भी अप्रूवल चांसेस अभी कम हो रहा है दोस्तों। किसके लिए हो रहा है, देखिए, जो बंदा है, सिंगल बंदा जा रहा है घूमने के लिए, लॉजिक नहीं बनता है, तो इस वहाँ पे अप्रूवल चांस कम है। मैं नहीं बोल रहा कि अप्रूवल नहीं हो रहा है, अप्रूवल चांस कम है, हो जाता है। अगर बंदा मैरिड नहीं है, सिंगल है और यहाँ पे ढंग का जॉब नहीं है, ढंग का कुछ नहीं है, तो अप्रूवल चांस कम है। भले आप बोलेंगे कि मेरा का शौक है, घूमने का शौक है वगैरह वगैरह, मुश्किल है। हाँ, लेकिन रियल में आपका घूमने का शौक है, आप यू लव ट्रैवल, आपने कुछ कंट्रीज घुमा भी है, और भले आप सिंगल हो, यंग एज हो, शादी नहीं हुआ, और यहाँ पे कुछ अच्छा सा को नौकरी है, बिजनेस है, अप्रूवल हो सकता है। क्योंकि वो आपके चेहरे पे दिख जाता है जब आप बोलते हैं, मतलब रियलिटी की आपका, यानी कि यूएस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आपको घूमना पसंद है, हो जाता है। लेकिन जनरली जो जाते हैं ना, मुश्किल है, अनलेस इफ ट्रैवलर एंड यू लव ट्रैवल, और यहाँ पे प्रोफाइल भी अच्छा हो। और जो लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो फैमिली के साथ जाते हैं प्रॉपरली घूमने के लिए, उनका यहाँ पे बैकग्राउंड अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, ओके, यहाँ पे होम टेस्ट अच्छा है, और यानी कि एक बार यूएस घूमना है पूरा फैमिली को, वहाँ पे भी चांसेस बढ़ जाता है। ये देखा हूँ कि वहाँ पे अप्रूवल चांसेस ज़्यादा है, अप्रूव हुआ भी है। बट अंधाधुंध कोई जाता है कि बस घूमना है, वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है। और ये भी डिपेंड होता है कि आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे कन्विंस कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कन्विंस करना, प्रेजेंट करना, ऐसा नहीं कि मतलब कोई आपको आर्ट है, मतलब रट्टा मार के जाओ, ऐसा मतलब इंग्लिश धड़ाधड़ बोला या फिर हिंदी में डिक्शनरी वर्ड बोला, ऐसा नहीं है। जो भी बोलेंगे आप दिल से आना पड़ेगा, मन से, और जो है सच्चाई बोलना पड़ेगा आपसे, क्लियरली आपका इंटेंशन क्या है बोलना पड़ेगा। अप्रूवल चांस वहाँ पे बढ़ जाते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि कहीं पे जाएंगे आप, किसी ने बोला कि ये 4 लाइन बोलो, रट्टा मार के बोलो, ऐसा नहीं होगा। जो मन में है वही बोलना पड़ेगा, सच में कन्विंसिंगली बोलना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका पर्पस ऑफ विजिट अच्छा है, आप जेन्युइन लोग हैं, आप एलिजिबल वे है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे, तो रिजेक्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट हुआ भी है। बोलना ज़रूरी है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, ऑफिसर को पता नहीं लगेगा। ऑफिसर को जब पता नहीं लगेगा कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में पता नहीं लगेगा, तो रिजेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा। इसलिए तैयारी करना भी ज़रूरी है, और आप कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी है। ऑफिसर को अपना पर्पस ऑफ विजिट और अपने बारे में बताना भी उतना ही ज़रूरी है। अब दोस्तों H1B वीज़ा की बात करते हैं दोस्तों। जो जिन लोगों को H1B वीज़ा पता नहीं है, उसके बारे में बता दें। H1B जो व्हाइट कॉलर जॉब होता है, जो पढ़े लिखे लोगों के लिए होता है, जो इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स वगैरह वगैरह है, उसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस ओपन हुआ था। एप्लीकेशन जो 7 मार्च को ओपन हुआ था और 24 मार्च को एंड हो गया। 7 मार्च टू 24 मार्च को एंड हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने जो भी अप्लाई करना चाहते हैं H1B के लिए, जिसका भी अप्लाई करना था, आप लोगों ने सब अप्लाई कर दिया सक्सेसफुली। तो ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि आपका नाम भी आए सक्सेसफुली, आप H1B वीज़ा में यूएस में जाके जॉब करें। तो सर, आप सबको पता होगा H1B वीज़ा में पहले क्या होता था कि मतलब कोई भी कंपनी
मल्टीपल एप्लीकेशंस डालते थे, मल्टीपल एप्लीकेशन डालते थे और मल्टीपल लोगों को एक ही कंपनी से डालते थे। उसमें क्या होता कि मतलब लॉटरी सिस्टम है, राइट, H1 बजाय लॉटरी सिस्टम, वहाँ पे सिलेक्ट होने का चांसेस बढ़ जाता था, इसलिए मल्टीपल डालते थे। भले उनको पैसा भी मल्टीपल में क्या होता है कि मतलब उतना ही मल्टीपल टाइम पैसा भरना पड़ता था कंपनीज को, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनमें सेलेक्ट हो जाते थे, राइट। अभी दोस्तों चेंज कर दिया है प्रोसेस ये है कि मतलब हालांकि मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंट भी कर दिया होगा, आई एम नॉट श्योर, कि कोई भी कंपनी मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं डाल सकता। एक बंदे का एक ही बार एप्लीकेशन जाएगा और एक कंपनी से हजारों लोगों को या 100 लोगों को अप्लाई नहीं करेंगे, जो भी जेन्युइन जिसको रिक्वायरमेंट है उन्हीं को अप्लाई करेंगे, यानी कि कम हो गया, राइट, मल्टीपल भी कम हो गया, एक हो गया, और यानी कि मल्टीपल लोगों को भी नहीं करेंगे। उसमें क्या हो गया कि एप्लीकेशंस कम हो गए। अब क्योंकि एप्लीकेशंस कम हो गए, मल्टीपल को इरेडिकेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तो बहुत सारे लोगों को चांस मिलेगा अप्लाई करने के लिए, उनका भी नाम लॉटरी में आ सकता है। पहले क्या होता था, कंपनी नंबर ABC एक ही कैंडिडेट को 10 बार डालता था, और जो जेन्युइन कैंडिडेट यहाँ पे, जो भी नॉर्मल, जेन्युइन नहीं बोलूँगा, नॉर्मल जनरल कैंडिडेट है, उसको मिलना चांस कम हो जाता था। अभी क्या है कि कंपनी एक कैंडिडेट का एक ही एप्लीकेशन डालेगा, यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है, यहाँ पे बहुत चांसेस बच गया, इसको भी मिल सकता है। ये तो ऐसा ही हो गया कि जैसे पहले US वीजा अपॉइंटमेंट क्या होता था कि आप एक बार ओरिजिनल लेते थे, उसके बाद आप रीशेड्यूल करते थे 3-3 बार, चांसेस मिलता था, होता था कि अर्ली स्लॉट मिलने का। अब वो उठा के एक ही बार कर दिया, ओनली वन रीशेड्यूल। उसमें क्या है कि दूसरे लोगों को मतलब चांस मिलना ज़्यादा हो गया, ज़्यादा चांस मिल गया। उसी तरह H1B वीज़ा में भी मल्टीपल एप्लीकेशंस को स्टॉप कर दिया गया है। एक ही एप्लीकेशन एक ही बंदे का एक ही बार डाल सकते हैं, और एक कंपनी में ज़्यादा लोगों को नहीं डाल सकते, इसमें से सब लोगों को ऑप्शंस मिलेगा। ये रहा H1B वीज़ा का, तो अच्छा चीज़ है। और आगे जाके मैंने जो कहा पिछली वीडियो में भी, और आप सबको पता भी है कि ये लॉटरी सिस्टम को हटा दिया जाएगा, उस पर काम कर रहे हैं, अभी तक हटाया नहीं गया है। जैसे ही वो लॉटरी सिस्टम को हटा दिया जाएगा, मतलब वो सिलेक्ट करेंगे H1B वीजा में ओनली फॉर द जेन्युइन कैंडिडेट। जब मैं जेन्युइन कैंडिडेट बोल रहा हूँ, जेन्युइन को रिप्लेस करके मैं बोलूँगा कि एलिजिबल कैंडिडेट, मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्ट किया जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि 10 कैंडिडेट है, 10 कैंडिडेट में जो 5-6 मतलब मेरिट पे है, और 5-6 जो एवरेज कैंडिडेट है। अब क्योंकि लॉटरी सिस्टम है, ये 10 में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, एवरेज भी सिलेक्ट हो सकते हैं या फिर मेरिट बेस भी सिलेक्ट हो सकते हैं। जो कि मतलब अगर एवरेज कैंडिडेट सिलेक्ट हो गया, मेरिट वाला सिलेक्ट नहीं हुआ, ये नाइंसाफी है, राइट, ये नसीब से सिलेक्ट हो गया है। तो इसको हटा के नया गवर्नमेंट नया पॉलिसी क्या करेगा, अभी आगे जाके फ्यूचर में लॉटरी सिस्टम निकाल देगा, जो भी मेरिट बेसिस पे है उन्हीं को ही सेलेक्ट करेंगे, जो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं सही है। आप इंटेलिजेंट है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट है, आपको ही चांस मिलना चाहिए, ना कि जो नॉन डिजर्विंग है। तो दोस्तों H1B वीज़ा का प्रोसेस ये थोड़ा ये वर्क परमिट वीज़ा है दोस्तों, इसका प्रोसेस ही अलग है, बहुत लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों, पिटिशन बेस्ड है। इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, फ्यूचर नहीं, बहुत जल्दी अलग से वीडियो बना के डालूंगा। उसमें मैं सारे के सारे स्टेप्स कवर करूंगा, सारे के सारे स्टेप्स। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये तो अपडेट था, तो मैं सोचा कि इसका भी कर दो, क्योंकि ये जानना आपको जरूरी है दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दोस्तों, कल परसों भी इम्पॉर्टेंट आया था एक न्यूज़, और लगातार आता रहता है US एम्बेसी से, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये पॉइंट कवर कर रहा हूँ दोस्तों। US एम्बेसी ने एक आर्टिकल में लिखा है कि ऐसे बहुत सारे एजेंट्स है जो यानी कि फ्रॉड वीज़ास बनाते हैं, फ्रॉड वीज़ास नहीं बोलूँगा, फ्रॉड एजेंट्स है। ये न्यूज़ में लिखा है, स्क्रीनशॉट लिया हूँ, हो सके तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये न्यूज़ बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों को B1 B2 वीज़ा है, जो US वीज़ा, अब कैंडिडेट को जो है जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको जिनको पता नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, सिर्फ US वीज़ा बोलते हैं। अब क्या वीज़ा है, कौन सा कैटेगरी है, उसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उनको पता नहीं। अब बहुत सारे लोगों के पास क्या है कि वो एलिजिबल नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, बस ये लोग क्या करते थे, गलत इन्फॉर्मेशन भरते थे DS 160 में, गलत इन्फॉर्मेशन, और गलत डॉक्यूमेंट देते थे, यानी कि आधा डॉक्यूमेंट कैंडिडेट के पास नहीं होता, वो फॉर्जरी बना के झूठ मूठ का डॉक्यूमेंट देते थे। अब एक कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जो भरा है DS 160 में, उसका क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो सामने वाला बंदा जो कॉम्प्लिकेंट है वो आंसर नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है, मतलब कुछ ऐसा ही लिख दिया। जैसे कि एक केस में लिखा है कि एजेंट ने लिखा था DS 160 में कि ये बंदा फलाना जगह पे काम करता था। तो इंटरव्यू में उस बंदे को पूछा, कैंडिडेट को, भाई आप इस फलाना जगह पे काम करते थे, किस टाइम पे किया, क्या था, मतलब क्रॉस क्वेश्चन किया। वो इंटरव्यू में उसने जवाब दिया कैंडिडेट ने कि मैंने वहाँ पे काम ही नहीं किया।
उसके बाद डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किया गया। मैं एक कैंडिडेट की नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की वो डॉक्यूमेंट से फर्जी है। मतलब ये लाखों रुपया लेते हैं और कंडीशन ये भी रखते हैं कि ये कुछ लाख लेते हैं और वीज़ा मिलने के बाद और भी ज़्यादा लाख ज़्यादा पैसा देने का वो मतलब अग्री करते थे और देते भी थे बहुत लोग। मुझे पता नहीं कि ये लोग जो भी कैंडिडेट B1 B2 वीज़ा के लिए फ्रॉड अप्लाई करके गलत तरीके से अप्लाई करके लाखों रुपए देते हैं, मतलब इनको पैसा आता कहाँ से है? मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो देते हो एक सिंपल वीज़ा के लिए, आप लोगों को पैसा आता कहाँ से है? अगर आपके पास उतना ही पैसा है, ये US वीज़ा अप्लाई करके वहाँ जाके गलत काम करके गलत तरीके से इलीगली ठहर के वहाँ पे अपना ज़िंदगी खराब करने के बजाय वो पैसे से यहाँ पे आप छोटा-मोटा धंधा कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं अपने कंट्री में, इंडिया में। ये सब तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? मेरे को समझ में नहीं आता। अगर मैं आपके जगह पे होता, मेरे पास एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ, मेरे पास US वीज़ा नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास 50 लाख रुपए है। मैं वो 50 लाख रुपए किसी एजेंट को या किसी को दे के बर्बाद करने के बजाय, जो न्यूज़ में आप देख रहे हो बर्बाद हुए भी है, मैं छोटा-मोटा बिज़नेस कर दूँगा, खुशी-खुशी यहाँ पे रहूँगा। US में 5 लाख महीना कमाने के बजाय मैं 1 लाख कमा के आराम से रहूँगा। पता नहीं आप लोग ऐसा करते क्यों? ठीक है, मैं टॉपिक में वापस आता हूँ। तो केस रजिस्टर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बहुत लोगों को जो भी ये गलत काम कर रहे हैं उनको ट्रेस कर रहे हैं, पकड़ेंगे, एक्शन लेंगे और जिन लोगों ने भी इलीगल ये फॉर्जरी डॉक्यूमेंट किए उनको भी मतलब ट्रेस कर रहे हैं। तो मैं घूम फिर के आप लोगों को एप्लीकेंट्स को ये बोल रहा हूँ कि ऐसे चीज़ों में मत पड़ना। जो भी करना है मतलब सही तरीके से करना है, जेन्युइनली करना, भले वीज़ा मिले या ना मिले, नहीं मिला तो अगली बार ट्राई कीजिए, लेकिन गलत काम नहीं करना, क्योंकि दूसरे लोगों को जो प्रॉब्लम होगा अलग बात है। सबसे पहले तो आपका लाइफ बर्बाद होगा, आपका वीज़ा लाइफ लॉन्ग US के अंदर बैन होगा, सब कुछ आपका पैसा बर्बाद जाएगा। जो भी करना सही तरीके से करना। अगर आप सही तरीके से क्या करना है, कैसे करना है पता नहीं, तो आप हमारे चैनल पे वीडियोस है, रिसेंटली मैं डाला हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, जो इंटरव्यू का क्वेश्चन आंसर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाया, आप देख के ये जाके देख सकते हैं, आपको हेल्प होगा। जब मैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट बोलता हूँ, मतलब आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मैं डॉक्यूमेंट बना के नहीं देता। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट मैं बताता हूँ कि इस वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए, तो आपके पास रहेगा, आपको अरेंज करके लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि आपको बनाना है डॉक्यूमेंट। ओके, जैसे आपको क्या लेना चाहिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, आपने जहाँ तक पढ़ा है उसका डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ का पे स्लिप लेना चाहिए, आपका अपॉइंटमेंट लेना चाहिए, जो बैंक स्टेटमेंट आपका जहाँ पे आपका सैलरी या बिजनेस इनकम आता है उसका स्टेटमेंट लेना चाहिए। ये क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ लोगों को क्या होता है, जो गलत तरीके से आता है, इनके पास कुछ है नहीं तो गलत तरीके से क्रिएट करते हैं, वो गलत चीज़ है। जो भी करना सही करना, जेन्युइनली करना, आप सेफली भी रहोगे, आपका पैसा भी बचेगा, आप सही तरीके से जाओगे, आपका लाइफ लॉन्ग कभी भी जा सकते हैं US, बैन नहीं होंगे, राइट। सही तरीके से करना। फिर भी आपको लगता है कि मतलब गलत, आपको लगता है कि बहुत सारे गलत लोग हैं, मतलब आपको सही बता के भी गलत करवाएंगे, आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको हेल्प करूँ और सही तरीके से हेल्प करूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि VFS ग्लोबल जो ऑथराइज एजेंट है US एम्बेसी के, उन्होंने भी एडवाइस दिया है कि देखिए अब समर आ गया, राइट, ये अप्रैल आ गया, समर वेकेशन शुरू हो गए हैं। अब तो जो भी अप्लाई करेंगे ज़्यादा एप्लीकेशंस करेंगे, जो भी करंटली अप्लाई करेंगे ना, ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगे, ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि घूमने के लिए जाना है, किसी से रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना है। मैं बिजनेस वीज़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हर साल पूरा साल रहता है। जो विजिटर वीज़ा है, टूरिज्म वीज़ा है, जो घूमने के लिए जाते हैं या फिर किसी से मिलने के लिए जाते हैं, अब बढ़ जाएगा कौन? जब एप्लीकेशंस बढ़ जाएंगे, अपॉइंटमेंट भी बढ़ जाएंगे, और जब अपॉइंटमेंट बढ़ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, राइट। बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि आप पहले ही आइडिया करके चलिए। आपको तो अब तक जनवरी में अप्लाई करना था, आपको अभी भी अप्लाई नहीं किया, नो प्रॉब्लम, आज ही अप्लाई कीजिए। ये अगर आपको मई में जाना है तो आप वेट मत करना कि जाके मैं अप्रैल में मई में करूँ। अगर जून जुलाई में जाना है तो मतलब उस पर जाना है तो मत कीजिए, इमीडिएटली अप्लाई कीजिए, हो सकता है आपको मिल जाए, राइट। एक बार अप्लाई कीजिए, हो सकता है मिले, और एक चांस मिलेगा रीशेड्यूल करने के लिए, रीशेड्यूल कीजिए, जब तक डेट ना मिले मत करना, तो हो भी सकता है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी हेल्प चाहिए, आप मेरे को ईमेल कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो नियरेस्ट डेट है वो कैसे लेते हैं मैं बताऊँगा, आपको हो सकता है कि मिल भी जाए। ओके, ईमेल कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए, अर्ली अपॉइंटमेंट लेने के लिए। दोस्तों अगला अपडेट दोस्तों, जो मैं प्रीवियस पॉइंट में भी थोड़ा सा कवर किया था, मैं यहाँ पे सीरियसली कवर करना चाहता हूँ। देखिए, जिसके पास ऑलरेडी अपॉइंटमेंट है इंटरव्यू के लिए B1 B2 वीज़ा का, और कोई भी कैटेगरी हो, भले वो F1 वीज़ा हो या फिर H1B वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो,
आपने अगले साल लास्ट ईयर अप्लाई किया होगा, बड़ी मुश्किल से अभी मिला है, या फिर कुछ लोगों ने इसी साल बिगिनिंग ऑफ द ईयर में किया होगा, जनवरी फरवरी में बड़ी मुश्किल से आपको मिला है, वो चांस मत गंवाना। अब क्या करना है आपको, क्योंकि आप इंटरव्यू जाने वाले हैं, 2 चीज़ करना है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन से प्रॉपरली अरेंज कीजिए, लास्ट मिनट तक वेट मत करना। अभी देखिए आपको अप्रैल 3rd वीक में इंटरव्यू है एग्जाम्पल, आप ये मत कीजिए कि 3rd वीक में जाके 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट अरेंज करना, ऐसा नहीं होगा। हड़बड़ी में आप अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे या फिर गलत मिस हो जाएगा। आप इमीडिएटली करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टाइम लेता है कुछ डॉक्यूमेंट में, यानी कि बैंक स्टेटमेंट निकालना पड़ता है, बैंक जाना पड़ता है, हो सकता है कि ITR नहीं, आपके पास ITR फाइल करना पड़ सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है कि आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, या फिर जो बिजनेस कर रहे हैं आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, P&L अकाउंट नहीं है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं है, बनाना है। तो इसलिए जो भी करना है बिगिनिंग कीजिए, मतलब पहले से ही कर दीजिए, लास्ट मोमेंट तक वेट मत करना। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कैसे पता लगेगा आपको, उसके लिए हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया, हमने रिसेंटली 2025 के लिए, यानी कि 1-2 हफ्ते के पहले किया था। आप देखिए कि डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट फॉर B1 B2 वीज़ा आपको मिल जाएगा, उसको देखिए, उसको समझिए, तो आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट करना है, अरेंज करना है US वीज़ा इंटरव्यू के लिए। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, आप सबको पता है कि आप क्यों जा रहे हैं US। देखिए समर वेकेशन आ गया है, हो सकता है कि आप घूमने के लिए जा रहे हैं, फैमिली वेकेशन के लिए जा रहे हैं बच्चों के साथ, या फिर क्या बोलते हैं, आप किसी मतलब रिलेटिव से मिलने के जा रहे हैं, क्लोज रिलेटिव से, या फिर आप अपने बच्चों के लिए मिलने के जा रहे हैं। कोई जॉब कर रहा है US में, या फिर कोई आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए कि क्या बोलना है, आपको पता है कि क्या है। अगर आपको पता नहीं कि क्यों जा रहे US, जाना ही मत। मतलब ऐसा भी देखा हूँ कि केस, लोग मेरे पास आते हैं, सर मैं पर्पस ऑफ विजिट क्या लिखूँ। अरे पर्पस ऑफ विजिट तो आपको पता रहेगा ना, मेरे को कैसे पता रहेगा। आपको पता रहेगा कि आप US क्यों जा रहे हैं, मेरे को थोड़ी पता रहेगा। अगर आप US क्यों जा रहे हैं आपको पता नहीं है, तो आप गलत तरीके से जा रहे हैं, राइट, आपको जाना नहीं चाहिए। तो टॉपिक में वापस आता हूँ, आप ठीक तरह से ये प्रिपेयर कीजिए, स्पेशली पर्पस ऑफ विजिट क्यों जा रहे हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देके एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऑफिसर को। ये नहीं कि सिर्फ मत बोलना कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, राइट। या फिर ये क्लियरली प्लान करके बनाना पड़ेगा कि मतलब आप किस से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मिलने के लिए, क्या काम है, क्या ओकेशन है, क्या रिश्ता है, मतलब ये सब बोलना पड़ेगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड देना पड़ेगा, पर्पस ऑफ विजिट देना पड़ेगा, कंक्लूजन करना पड़ेगा। 3 सेंटेंस, सबसे पहले बैकग्राउंड, पर्पस ऑफ विजिट का, एक्चुअल पर्पस ऑफ विजिट और कंक्लूजन। एग्जाम्पल ये बोलना पड़ेगा कि देखिए हमारी बच्ची पढ़ रही है वहाँ पे, बहुत साल हो गया, बहुत टाइम हो गया जब से पढ़ाई के लिए गए, नहीं मिले, अब हम जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, प्लस ये थोड़ा सा घूम भी लेंगे अपनी बच्चों से, और उनका एग्ज़ाम भी हो रहा है, तो अभी हो सकता है कि ग्रेजुएशन ख़त्म हो गया, सेरेमनी है, उस सेरेमनी में मैं पार्ट लेना है। तो जैसे ही ग्रेजुएशन सेरेमनी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम बिताएंगे अपने बच्चों से, वापस आ जाएंगे, ये रहना चाहिए कंक्लूजन, राइट। 3 सेंटेंस मैंने कवर किया। दोस्तों इसमें भी दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या आंसर देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कितना देना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए भी मैं रिसेंटली वीडियो किया था दोस्तों, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर B1 B2 वीज़ा इंटरव्यू। अगर वो टॉप 10 आप जो क्वेश्चन तैयारी कर लेंगे ना, अच्छी तरह से आप दिमाग में रख लेंगे, आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएगा। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, आपको रियली हेल्प होगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरी हेल्प चाहिए, एक्सपर्ट राय चाहिए और इंटरव्यू की तैयारी करने में, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। अगर टाइम सही रहा, टाइम मिला, तो मैं हेल्प करूँगा आपकी इंटरव्यू की तैयारी करने में। और जो भी डायरेक्टली इंटरव्यू जा रहा है खुद तैयारी करके, और उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट, और इंटरव्यू की तैयारी सही कीजिए, और डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपरली अरेंज कीजिए, कॉन्फिडेंटली जाइए, क्लियरली और कन्विंसिंगली आंसर दीजिए, आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। और बताना कि किस किस का वीज़ा अप्रूव हुआ था कमेंट सेक्शन में। और दोस्तों H1B वीज़ा में एक पॉइंट छूट गया था, जो अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे दोस्तों। देखिए H1B वीज़ा में जो भी गए हैं, और उनका क्या है कि डिपेंडेंट्स को ले जा सकते हैं H1B वीज़ा में। जैसे H1B वीज़ा में आप जॉब करते हैं, आप अपने बच्चों को और वाइफ को लेके जा सकते हैं, या फिर स्पाउस को, जो भी हस्बैंड वाइफ को लेके जा सकते हैं। तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया दोस्तों, जितने भी लोग जा रहे हैं उनका सबका सब वीज़ा लग रहा है, देयर इज नो चेंज ऑन दैट। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि मतलब जो चेंजेस हुआ है इमिग्रेशन पॉलिसी में, मतलब हो रहा है, जो सिचुएशन है, नया गवर्नमेंट आने के बाद सभी डरे हुए हैं, अप्रूव होगा नहीं होगा, किसी को भेज रहे हैं, किसी को वीज़ा नहीं दे रहे, ऐसा कुछ नहीं है। लीगल तरीके से जो भी किसी वीज़ा कैटेगरी में जो है, उस कैटेगरी में क्या है, जिस तरीके से जाना है, जिसका अप्रूव होना है वो अप्रूव हो रहा है। यानी कि अगर आप US में जॉब करते हैं, आपके बच्चे और वाइफ इंडिया में है, पिटिशन बेस्ड अप्लाई कीजिए डिपेंडेंट वीज़ा, आप
उनका मिल जा रहा है। अभी तक मैंने सुना नहीं कि किसी का रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट एक ही केस में हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या फिर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, नहीं तो यूजुअली अप्रूव हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो तो यूएस वीज़ा के बारे में है, लेकिन मेरे को और भी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों ये जो वीज़ा रिजेक्शन है सिर्फ यूएस वीज़ा के लिए नहीं है, बहुत सारे कंट्री भी शुरू कर दिया, यूके ने, कनाडा ने भी। अगर उनको लगता है कि होम टेस्ट कमज़ोर है आपका, यहाँ पे कोई बैकअप नहीं है आपका, बस आपका मन में सिर्फ यूएस किसी भी कंट्री में घुसना है, तो आपका रिजेक्शन चांसेस बढ़ जाता है। तो कोई भी कंट्री का वीज़ा आपका अप्रूवल चांस बढ़ाने के लिए आपका स्पेसिफिक रीज़न रहना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिया में या आपके होम कंट्री में अच्छा टाइस रहना पड़ेगा, बैकअप रहना पड़ेगा, तो वो इतना है तो आपका वीज़ा अप्रूवल चांसेस बढ़ जाता है। दोस्तों अभी स्टूडेंट्स वीज़ा के बारे में भी बात करते हैं, जो F1 वीज़ा है दोस्तों, उसमें भी आप सबको पता है कि अपॉर्चुनिटी भी धीरे धीरे ओपन हो रही है। कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। जो रिजेक्टेड केसेस है उनको थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन न्यू केसेस के लिए मिल रहा है। और इसके पहले H1B जो रिन्यूअल केसेस है उनके लिए भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता दिया, मिस हो गया था, वापस आता है F1 वीज़ा में। जो F1 वीज़ा जा रहे हैं दोस्तों, देखिए जो नया गवर्नमेंट आने के बाद वो ये नहीं कह रहे कि किसी को वीज़ा नहीं देंगे, वीज़ा देंगे लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट को और मेरिट बेसिस पे देंगे। इसलिए जो F1 वीज़ा का इंटरव्यू पहले होता था, अभी उससे टफ हो गया है। ये मत समझना कि पहले जैसे यूएस वीज़ा का F1 वीज़ा के लिए जो इंटरव्यू होता था वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा कि आपको यूएस में ही क्यों जाके पढ़ना है। इतना आसान सा नहीं है। अभी वो गया ज़माना, हनीमून पीरियड चला गया। अगर आप अपने होम कंट्री छोड़ के, इंडिया छोड़ के कुछ पढ़ाई आपको यूएस में करना है, क्यों करना है? इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? आपके होम कंट्री में क्यों नहीं हो सकता? यूएस में ही क्यों जाना है? आपको सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा, जो सच है वही रीज़न देना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको कोई बनाना नहीं है, कुकिंग नहीं करना है कहीं पे, यानी कि सर्च इंजन में ढूंढ के, मतलब इंटरनेट पे ढूंढ के नहीं करना है। जो आपका प्लान है, एक्चुअल में प्लान है, वही रीज़न बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल, आप यहाँ पे डिग्री किए हैं किसी स्ट्रीम पे और ये इसका मास्टर्स करना चाहते हैं, मतलब हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं यूएस में, क्योंकि सो एंड सो रीज़न, तो ऐसा देना पड़ेगा। और सो एंड सो रीज़न देने के बाद पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ही क्यों करना है आपको, ये भी रीज़न देना पड़ेगा। और ये फंड कौन करेगा, पैसा इतना पैसा पढ़ाई के लिए कौन देगा, क्यों देगा, ये सब आपको देना पड़ेगा। और कैसे अरेंज करेंगे ऐसे फंड, स्ट्रांगली आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा दोस्तों। जो पहले इंटरव्यू होता था ऐसा नहीं है, टफ हो चुका है। सो यू शुड रियली प्रिपेयर फॉर दी F1 वीज़ा इंटरव्यू। दोस्तों और एक रिक्वेस्ट दोस्तों, अभी देखिए पहले क्या करते थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा मार के जाते थे, मतलब बहुत सारी वीडियोस देखे, कोई लोग एजेंट्स लोग समझाते थे कि भाई आप ये बोलना वो बोलना, वो नहीं चलेगा। अभी रोबोट्स की तरह आप इंटरव्यू देंगे वहाँ पे जाके, नहीं चलेगा। आपको रियल पर्सन की तरह जेन्युइनली, नेचुरली, रियल रीज़न के साथ क्यों यूएस में पढ़ाई करना है वही देंगे, तभी चांसेस है अप्रूव होने का। क्योंकि हज़ारों लोग अप्लाई कर रहे हैं, लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ आपको ही क्यों देना है वीज़ा, आपको ही क्यों चांस देना है यूएस में पढ़ाई करने के लिए, वो रीज़न इंपॉर्टेंट है। जैसे नया गवर्नमेंट ने, ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि मेरिट बेसिस पे ही वीज़ा दिया जाएगा। लेट द राइट कैंडिडेट कम एंड कंटिन्यू द हायर स्टडीज इन यूएस, वो बोला है। तो अगर आप राइट कैंडिडेट है तभी अप्लाई करना। आप समझ लीजिए, अगर आपके मन में सिर्फ यूएस में घुसने का है तो अप्लाई मत करना यूएस वीज़ा, F1 वीज़ा। आप एवरेज कैंडिडेट है, ट्राई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं वही कहूँगा कि इंडिया में पढ़िए। आप थोड़ा स्मार्ट है, मतलब आपको पढ़ाई में मतलब इंटेलिजेंट है और अच्छे मार्क्स आए हैं और आपको बहुत इच्छा है कि यूएस में जाके उस XYZ यूनिवर्सिटी में XYZ कोर्स करे, क्योंकि वो आपके करियर के लिए हेल्प हो सकता है, तो ही अप्लाई करें। हालांकि मैं देखा हूँ कि जितने लोग इंडिया से जाते हैं वो पढ़ाई करके वहीं पे सेटल हो जाते हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे है, अच्छा पैसा कमा रहे हो, अलग बात है। लेकिन यूएस वीज़ा, F1 वीज़ा इंटरव्यू के लिए जो मैं बोलना चाहता हूँ कि सही तरीके से तैयारी करके जाए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, कॉन्फिडेंटली जो भी है आपके मन पे वो बोलना क्लियरली। वीज़ा मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन जो कम्युनिकेट करना है, जो सच्चाई कम्युनिकेट करना है, आप यूएस में ही क्यों पढ़ना है, वो सही तरीके से बोलना पड़ेगा। जैसे दोस्तों थोड़ी देर पहले कहा, जो स्टूडेंट्स वीज़ा जो रिजेक्ट हो रहा है सिर्फ यूएस के लिए नहीं हो रहा है, दूसरे कंट्री ने भी शुरू कर दिया, जैसे जर्मनी हो या फिर यूके हो, कनाडा हो, यानी कि उन्होंने भी, यानी कि वो कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि भाई आपको इंडिया छोड़ के आपका होम कंट्री जाके दूसरे कंट्री में क्यों पढ़ाई करना है। तो सही रीज़न आप लिखेंगे और एम्बेसी ऑफिसर को आपका रीज़न सही लगेगा और उनको लगेगा कि आप मेरिट बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, आप जेन्युइन कैंडिडेट है, कैपेबल कैंडिडेट है, स्मार्ट है, तभी वो आपको एंट्री देंगे अपने कंट्री में पढ़ाई करने के लिए। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं वही समरी करूँगा कि
तैयारी करके जाएं, अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएं, जेन्युइनली जाएं। अगर मेरिट बेस पे जाएं, सिर्फ यूएस में घुसने के लिए मत अप्लाई करना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है दोस्तों, यूएस एम्बेसी अपडेट अप्रैल 2025 में। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिसको भी अच्छा लगे आप लोग लाइक कीजिए। जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है यूएस वीज़ा का, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए देख रहे हैं, या फिर यूएस एम्बेसी का जो अपडेट ढूंढ रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट, सिर्फ अपडेट ही नहीं रियल सिचुएशन का, उनसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो एंड करने के पहले अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, अर्ली अपॉइंटमेंट या फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है, तो गाइडेंस चाहिए इंटरव्यू के बारे में B1 B2 वीज़ा का, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। मैं हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।